अभी आज हम ये समझने वाले हैं कि ये जो नोट मेकिंग है और जो आंसर राइटिंग है, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक क्लियर और एक प्रिसाइज पाथ मिल जाएगा कि नोट मेकिंग किस तरीके से लेके आगे बढ़नी चाहिए। ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है मीन्स वर्सेस एंड वाला, वो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर, डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर से लेके एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाले टॉपिक से हुआ है। ठीक है, और कोई भी अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये प्रोसेसिंग दिमाग में हो जानी चाहिए। आप देखेंगे कि पहले क्या होता था ना, कि सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बनते थे, सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट बना लेते थे लोग, और उसके बेसिस पे एग्जाम देने चले जाते थे। सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू नहीं देखते। जब भी आप सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स बनाओगे ना, आपको एग्जाम में हिट रेशियो 30% से ज्यादा का नहीं मिलेगा। बट अगर आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देख के अपने नोट्स बनाओगे ना, तो आपको एग्जाम में 70% के आसपास तक का हिट रेशियो मिल जाता है। एक बात ये समझने की कोशिश करो कि आप जो चीज आ चुकी ना, उसको बस आप रैंडमली पढ़ के नहीं जा सकते, थॉट प्रोसेस में नहीं रखे जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस से निकाल के कॉपी पे उतारना पड़ेगा। एक अच्छा आर्गुमेंट क्राफ्ट करके कॉपी के अंदर रखना पड़ेगा उसको, तो जाके आपका आंसर प्रिसाइज। मैटर नहीं करता कि आपने 4 मिनट सिखाया या 5 मिनट सिखाया। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, आपने ढंग से सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज का ढंग से एनालिसिस किया हुआ है, आपको माइक्रो थिंग्स पता है। लोग मुझसे पूछते हैं सर वन पेजर कैसे बनाएं, राइट? वन पेजर इज वेरी मच इन द न्यूज, इट्स अ न्यू बज, राइट? मार्केट में नया बज है, वन पेजर बना लो। तो वन पेजर क्या सिलेबस के कीवर्ड पे बनते हैं, क्या माइक्रो थीम पे बन जाएंगे, क्या स्पेसिफिक टॉपिक पे बन जाएंगे? कुछ कुछ टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन हैं, कुछ कुछ कीवर्ड जो सिलेबस में मेंशन है, देखो जैसे एसएचजी, वो सिलेबस के कीवर्ड भी होते हैं, वो माइक्रो थीम भी होते हैं, और वो टॉपिक भी होते हैं। तो एक बिगिनर एस्पिरेंट इस पे कैसे नोट्स बनाता है, एक वेटरन कैसे बनाता है, और फाइनल लेवल ऑफ नोट्स अगर रैंकर बनने के लिए कैसे होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए कैसे होने चाहिए, वो हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार नाउ। अगर आपको मेंस क्लियर करना है ना, तो दो चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस का एग्जाम क्लियर करने के लिए। पहला नोट्स मेकिंग और दूसरा आंसर राइटिंग। अगर आप इन दोनों को लास्ट लेवल, लास्ट डिटेल तक मास्टर कर लोगे, तो आपका मेंस में अच्छा स्कोर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटरव्यू प्रूफ हो जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे मास्टर करना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी आज हम ये समझने वाले हैं कि ये जो नोट मेकिंग है और जो आंसर राइटिंग है, इन दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, एक डायरेक्ट कोरिलेशन। और जो इस कोरिलेशन को समझ पाता है ना, वो मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर लेके ला पाता है, राइट? तो जो क्वालिटी आपके नोट्स की रहेगी, राइट, हमारे जो वेबिनार का टॉपिक भी है कि जो क्वालिटी आपके नोट्स की रहेगी ना, सिमिलर क्वालिटी आपके आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट होने वाली है, राइट? क्यों? क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है, और वो आज मैं प्रूव करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एक डायरेक्ट कोरिलेशन आपको मिल जाएगा, राइट? तो एक स्टूडेंट जिसके नोट्स की क्वालिटी बेटर होगी ना, वो डेफिनेटली बेटर आंसर्स लिखेगा, राइट? और जिसके नोट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, उसका जो क्वालिटी ऑफ आंसर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जेनेरिक हो जाएंगे, या बिलो एवरेज लेवल हो जाएगा, राइट? तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक क्लियर और एक प्रिसाइज पाथ मिल जाएगा कि नोट मेकिंग किस तरीके से लेके आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हो, अगर हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे ऑलरेडी एक बार मेंस लिख चुके हो या 2 बार लिख चुके हो, तो आपके जो नोट्स में जो भी लूप होल्स है ना, वो आप वो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वेबिनार, और उनको आप वापस से अपने ब्लाइंड स्पॉट्स को जो है आप फिल भी कर पाओगे, और अपने नोट्स को बेटर कर पाओगे, राइट? तो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्मैश मेश प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोग्राम है, वहां पे क्या होता है कि वी गेट स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी मल्टीपल मेंस लिखे हों या रैंकर हों, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हो। अभी इस बार भी हमारे साथ बहुत सारे रैंकर्स थे। नेक्स्ट ईयर अभी 2025 के लिए भी बहुत सारे रैंकर्स आने वाले हैं। तो या पीपल दोज हु हैव गिवन इंटरव्यू, तो दोज पीपल हु ज्वाइन आवर स्मैश मेश प्रोग्राम ना, पहले उनकी काउंसलिंग कॉल होती है। ठीक है, तो उनकी काउंसलिंग कॉल होती है, और हमें टीम से जैसे हर एक वेबिनार के बाद मैं बोलता हूँ कि मेरा ये क्यूआर कोड है, आप अपनी कॉपी मुझे दे सकते हो, राइट? तो जो कॉपीज हमारे पास आती हैं, वो वेटरन एस्पिरेंट्स की कॉपी लगातार आती रहती है। तो दिस इज वन ऑफ द स्क्रीनशॉट हमारे टीम मेंबर का कि कॉपी आई हुई होगी। तो दिस गाय हैज गिवन 5 अटेम्प्ट्स, 4 मेंस एंड 1 इंटरव्यू, राइट? तो इसकी कॉपी हमारे पास आई, एंड आई वाज आस्क्ड कि लेट्स फाइंड द ब्लाइंड स्पॉट इन दिस पर्टिकुलर कॉपी, एंड
और क्या इंप्रूवमेंट हम इनको सजेस्ट कर सकते हैं ताकि ये हमारे साथ अगर जुड़े तो उनको क्या फायदा होने वाला है, किस तरीके से हम इनको आगे लेके जाएंगे सो दैट हम इनका इंप्रूवमेंट करा पाए, राइट। तो बहुत सारी कॉपीज आई जो हमारे पास, लगभग 4 कॉपी आई हर एक सब्जेक्ट की। तो कुछ कॉपीज, कुछ आंसर्स मैंने पढ़े और उसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं लेके आया हूँ आपके पास, राइट। नाउ दिस गाय हैज गिवन 4 मेंस, एक बार आप देखना, और इंटरव्यू भी दिया हुआ है, राइट। अगर आप देखोगे लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है 2025 में। तो नाउ एथिक्स का ये एक क्वेश्चन है जिसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर तुमने एथिक्स पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी समझ में आ जाएगा मेरी बात, ठीक है। तो एथिक्स का जो सिलेबस है, सिलेबस में जो पहली लाइन है, इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। और जब सिलेबस इस लाइन को इलेबोरेट करता है तो एसेंस ऑफ एथिक्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स करके, उसके बाद डायमेंशन ऑफ एथिक्स करके एक लाइन आती है सिलेबस के अंदर, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स को जब आप बुक में देखोगे ना, तो आपको बुक में डायमेंशन ऑफ एथिक्स के 4 एस्पेक्ट मिलेंगे। पहला नॉर्मेटिव एथिक्स, दूसरा डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, तीसरा मेटा एथिक्स, चौथा अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। और नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर जो है मीन्स वर्सेस एंड का जो डिबेट है वो इस पर्टिकुलर नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आता है, राइट। इतनी बात समझ में आ गई तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है मीन्स वर्सेस एंड वाला, वो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर, डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर से लेके एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाले टॉपिक से हुआ है, ठीक है। और कोई भी अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो ये प्रोसेसिंग दिमाग में हो जानी चाहिए। मतलब इफ यू आर एट द वर्ज ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम ना, तो आपको ये देखते ही पता चल जाना चाहिए कि अच्छा ये वहां से ओरिजिनेट हो गया, आया हुआ है। तो इस लेवल का कमांड चाहिए सिलेबस पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन क्या लिखा है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देन डिसाइड करेंगे कि ये आंसर कैसा है, राइट। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फाइनल एंड, जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए आप मीन्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते। द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, राइट। फॉर द सिंपल एंड ऑब्वियस रीजन दैट मीन्स एम्प्लॉयड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द एंड प्रोड्यूस। किस वजह से, जो भी मीन्स एम्प्लॉयड है दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ द एंड प्रोड्यूस। डिस्कस, ये डायरेक्टिव हो गया, विद सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत एनालिसिस चाहिए इसको समझने के लिए। अब वापस से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरी लाइन है ना, वो एक सिंगल डिमांड ही है। ये समझने की मेरी कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सिंगल डिमांड ही। और जो पूरा क्वेश्चन जो बेस्ड है, बहुत ध्यान से सुनना इसको वरना स्किप हो जाएगा दिमाग से। ये जो पूरा क्वेश्चन है वो सिंगल डिमांड पे ही है कि एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और उसके बाद जो आर्गुमेंट दे रहा है फॉर द सिंपल रीजन फलाना डिमाका, ये इसी को रीइंफोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, ठीक है। और आगे बोल दिया क्या, डिस्कस, एग्जाम्पल के साथ बताओ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी तो मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन की थीम तो हमें पता चल गई, क्या, इंड वर्सेस मीन का जो डिबेट है उस पर बात चल रहा है, ठीक है। तो वो मैं हाईलाइट करूंगा अपने इंट्रोडक्शन में। डिमांड 1 मेरी क्या आ गई कि इंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। इंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, और इसको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे 4 या 5 एग्जाम्पल के साथ मैं एड्रेस करने वाला हूं, ठीक है। दिस इज वन डिमांड जो कि इस पूरे क्वेश्चन में दी गई है, राइट, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टिव डिस्कस है, मैं बियॉन्ड द डिमांड जाऊंगा ही जाऊंगा, 70-30 अप्रोच लगाऊंगा ही लगाऊंगा। और मैं 30% में जाके ये बताऊंगा कि समटाइम्स इंड जस्टिफाइज द मीन्स टू, राइट। और उसके अंदर 2-3 पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, फिर जाके अपना आंसर एंड करूंगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ करके दिखाऊं, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही एनालिसिस हम अपने साथ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ जो एनरोल, उनके साथ करते हैं कि अगर मेरे पास 2 पेज है ना, तो एक सेकंड मुझे ये वाली पेन लेनी पड़ेगी, आई थिंक रेड पेन ले लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मेरे पास 2 पेज है तो इंड वर्सेस जो मीन की डिबेट है, डिओंटोलॉजी वर्सेस कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की जो डिबेट है, मैं वहां पे इंट्रोडक्शन में हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, मीन्स वर्सेस एंड, राइट, ठीक है। उसके बाद मैं डिमांड 1 बनाऊंगा, क्या, इंड कैन नॉट जस्टिफाई मीन्स। मेरी राइटिंग मत तुम लोग ज्यादा राइटिंग एंड स्पेलिंग्स पे ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि वो गलत होता ही रहता है, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो इन जस्टिफाई मीन्स के अंदर मैं 3-4 पॉइंट लिखने की कोशिश करूंगा, राइट।
उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि समटाइम्स एंड जस्टिफाइज द मीन्स टू, राइट। इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिखने की कोशिश करूंगा और फिर मैं यहाँ पे अपना आंसर आके एंड कर दूंगा एक स्टैंड लेके, ठीक। वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, आंसर का स्ट्रक्चर हो गया। ये आंसर मोटा मोटा ऐसे दिखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, पूरा ट्रैक कर लूंगा सिलेबस के कौन से पार्ट से ओरिजिन होके आया है, और दिमाग में मेरा विद इन 30 सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कि ये आंसर कैसा है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करो तो क्या लिखा हुआ है, इफ यू टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने यहाँ पे स्टैंड डायरेक्टरी ले लिया, अगर आप देखोगे तो उन्होंने स्टैंड ले लिया, ठीक है। जबकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है, एक सेकंड मुझे पेन चेंज करने दो। हाँ, इन्होंने क्या किया, मीन्स कैन नॉट जस्टिफाई इन वाला, ये वाला स्टैंड ले लिया यहाँ पे शुरू में। बट क्वेश्चन की डायरेक्टिव क्या है, डिस्कस। जब भी डिस्कस डायरेक्टिव होती है, एक ब्रॉडर डायरेक्टिव होती है, आपको ओवरऑल चीजों पे बात करना पड़ता है। तो यू कैन नॉट बी टेकिंग स्टैंड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट। समझ में आ रही है मेरी बात इतनी? गाइस जिनका कैमरा ऑन है वो सर हिला सकते हो, हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, सॉरी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है। दूसरा हेडिंग क्या रहा है, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द एंड इज द मीन्स डिप्लॉयड। अब ये जरा समझने की कोशिश करना, ये क्या हुआ यहाँ पे, इसको बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना। इन्होंने जो आंसर लिखने की कोशिश की है ना, इन्होंने क्या हुआ है, क्या किया है कि जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश की है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको D2 बना दिया है, इसको D1 बना दिया है। और इससे क्या हुआ है, विच शोज की यू आर लैकिंग एकेडमिक डेप्थ, यू आर लैकिंग एकेडमिक डेप्थ। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक नहीं हो सकता, दिस इज नॉट सेपरेट एनालिसिस पार्ट। ये पर्टिकुलर लाइन ही इस दूसरी लाइन को रीइंफोर्स कर रही है, दिस टुगेदर इटसेल्फ इज अ वन सिंगल डिमांड। समझ रहे मेरी बात? तो अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि इन्होंने इन जस्टिफाई मीन्स लिखा यहाँ पे, फिर उसके व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इंड इज द मीन्स डिप्लॉयड, ये 3 पॉइंट लिखना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ही इज गोइंग बियॉन्ड द डिमांड कि समटाइम्स इंड आल्सो हैव टू बी लेट्स से प्रायोरिटाइज कीपिंग द सेंसिटिव ऑफ द मीन्स। उसके बाद यहाँ पे 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद इस तरीके से कंक्लूड किया हुआ है, विदाउट टेकिंग एनी स्टैंड, राइट। तो अगर आप ये देखोगे तो जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आने चाहिए थे 5-7, वो नहीं आए हैं। 3 पॉइंट लिखा गया है, मैं पॉइंट भी दिखा दूंगा अभी क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेटरन एस्पिरेंट की कॉपी है तो अच्छे से आपको एनालाइज करना पड़ता है, राइट। दीज गाइस हैव रिटन 4 मींस 1 इंटरव्यू, तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, राइट। उसमें कमी निकालने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। फ्रेमवर्क आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ, आई थिंक दिस डिमांड होना ही नहीं चाहिए था। अब यहाँ पे आने के बाद ये सिर्फ चीजें क्या होंगी, आप पेरिफेरल जाएंगी या जेनरिक जाएंगी, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ, व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द एंड इज द मीन्स डिप्लॉयड, राइट इंटेंशन। अब यहाँ पे आप फिर यूटिलिटेरियन एथिक्स का क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो, ये तो टोटली अपोजिट हो गया। अगर आपको पता होगा डियोंटोलॉजी और एक होता है डियोंटोलॉजी विच सेज मीन्स आर पैरामाउंट, एक होता है कंसिक्वेंशियलिज्म, ये बोलता है एंड्स आर पैरामाउंट, ठीक है, एंड्स आर पैरामाउंट। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इथिकल ईगोइज्म हो गया जो कि एंड को ही सपोर्ट करता है, उसके अंदर यूटिलिटेरियन हो गया जो कि एंड को ही सपोर्ट करता है। तो ये एंड वाले में आप मीन्स वाले में एंड वाला एग्जांपल क्यों दे रहे हो, समझ रहे हो, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक हो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो आंसर क्या है, बहुत बिलो एवरेज कंटेंट के साथ जा रहा है, बहुत बिलो एवरेज कंटेंट के साथ जा रहा है, ठीक है। मैं आपको यहां भी पढ़ा देता हूं, end cannot justify the means, we must be aware, we must be made aware about the rationale of ends being made, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर्स स्क्रूटनी एट ईच स्टेप, ठीक है, कुछ कुछ तो बोलना चाह रहा है, वो कन्वे नहीं हो रहा मेरे तक। एग्जाम्पल, वर्क डू नॉट गुड एनी वन इन द लॉन्ग रन, जो भी कुछ बोलना चाह रहा है ये, तो कोई भी आर्गुमेंट ऐसा नहीं है ना जो बहुत क्लियर एग्जैक्ट आइडिया दे दे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लिखना हो ना, इन कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, तो पहले मैं यूज करूंगा गांधीयन फिलोसफी, राइट, कि impure means will lead to impure end. Example, Gandhi called off the non-cooperation movement because violence was inherently wrong for him. My first point would be this, right? बहुत ही क्लियर बता दूंगा मैं कि मुझे ये पता है, एक पॉइंट पढ़ के आगे बढ़ जाएगा सामने वाला। दूसरे पॉइंट में अगर मुझे लिखना हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
तो मैं कांत का डियोंटोलॉजी का एग्जांपल दूंगा, इंड कैन नॉट जस्टिफाई मींस, बिकॉज डियोंटोलॉजी थ्योरी डालूंगा जिससे पता चलेगा कि इसको एथिक्स की भी पता है। दूसरा, समवन हु इज इन द डायर नीड ऑफ मनी, लेट्स से फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज मदर, बट ही कैन नॉट डू रॉबरी। व्हाई? बिकॉज रॉबरी इज इनहेरेंटली रॉन्ग, राइट? तो इंड कैन नॉट जस्टिफाई द मींस। तो इस तरीके के पॉइंट लूंगा जो बहुत ही कंक्लूसिव, डिसाइसिव, वो एग्जैक्ट आइडिया दे रहे हो, सामने वाले को पता चल जाए कि मेरे को आता है, राइट? उसके बाद जब मैं बियॉन्ड डिमांड जाता, और समटाइम्स इंड जस्टिफाई द मींस, राइट? क्योंकि ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी के लिए समटाइम्स अगर मींस क्वेश्चनेबल भी हैं, बट दे आर जस्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज फॉर द लार्जर गुड। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर आपने सुसाइड बॉम्बर, कोई आ गया मॉल में, आपने उसको मार दिया, यू किल्ड अ पर्सन, बट फॉर द लार्जर गुड, यू लाइक ओवरऑल सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी के लिए आपने उसको मार दिया, तो मींस वाज मे बी लेट्स से क्वेश्चनेबल, बट द एंड रिजल्ट वाज व्हाट? फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, तो हमने कर दिया, दिस इज जस्टिफाइड। सो अगर आप यहाँ भी पढ़ोगे तो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, तो कुछ तो एग्जाम्पल आना चाहिए था, राइट? इंटेलिजेंस एजेंसीज, कुछ तो एग्जाम्पल आना चाहिए था यहाँ पे। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी वाला अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो, अगर आप डायमेंशन खोल रहे हो, तो आप यहाँ पे बताओ कि ओके, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दो ट्रांसपेरेंसी इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट, लेट्स से पिलर ऑफ गवर्नेंस, then also for the intelligence agencies and overall national security, official secret acts are also justified। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको एक स्टैंड लेना होता है कि मैक्सिमम टाइम आपको ना मीन्स के थ्रू ही जाना है, राइट? बट इन एक्सेप्शनल केसेस यू कैन टेक रिजॉर्ट टू द एंड ऑल्सो, राइट? ये स्टैंड मोटा मोटा लेना होता है। अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्गर द इनपुट मोर इफिशियंट द आउटपुट, इसका कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इस इथिक्स के आंसर में। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कंटेंट क्या जा रहा है? बिलो एवरेज जा रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है इस क्वेश्चन की, हमने एनालिसिस की। यू गाइस कैन से यस और नो इन द चैट, यस और नो इन द चैट। और जो लोग का वीडियो ऑन है वो अपना सर हिला सकते हैं। आई एम सीइंग देम। ओके गाइस, आई कैन सी अ लॉट ऑफ हेड्स वर्टिकली अप एंड डाउन। हाँ, ओके, दिव्या को समझ में आ गया, पुरुषोत्तम को समझ में आ गया। ओके, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है? somebody who is writing 4 means, तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसने इतना लिखा होगा, इतना पढ़ा होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा, तो वो बिलो एवरेज कंटेंट क्यों आ रहा है कॉपी में? ये एक बहुत ही आ, बड़ा क्वेश्चन है जो हमें भी समझना होता है एज ए लेट्स से मेंटोर इन सम कोचिंग, या एज ए समबडी जो कि बहुत ही एग्जाम के क्लोज होने का क्लेम कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखोगे जब ये आंसर पढ़ने के बाद आई इमीडिएटली आस्क्ड हिम कि मुझे जरा अपने नोट्स भेज दो, राइट? इफ यू सी दिस इज माय मैसेज, कैन यू सेंड मी द नोट्स ऑन नॉर्मेटिव एथिक्स? क्योंकि नोट्स जो है ये क्या था? नॉर्मेटिव एथिक्स का ही क्वेश्चन था, राइट? तो आई गॉट द नोट्स फ्रॉम दैट गाय। तो अगर आप देखोगे ना, तो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर व्हाट इज नॉर्मेटिव एथिक्स, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। मोरालिटी ऑफ एक्शन, कोई भी एक्शन ले रहे हो आप, कोई भी एक्शन ले रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी को मार रहे हो, झूठ बोल रहे हो, सही कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है? तो वो मॉरल है कि नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने मीन्स को इंपॉर्टेंस दी, या एंड को इंपॉर्टेंस दी, या वर्च्यू को इंपॉर्टेंस दी, राइट? तो देयर आर 3 थ्योरीज इन नॉर्मेटिव एथिक्स। एक तो होता है डियोंटोलॉजिकल थ्योरी जो मीन्स के बारे में बात करता है, एक होता है एंड के बारे में बात करता है, कौन? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। और अरिस्टोटल का वर्च्यू बेस्ड एथिक्स जो है वो ये कहता है कि अगर कोई इंसान वर्चुअस है तो वो जो भी काम करेगा सही ही होगा, ठीक है? डियोंटोलॉजी ये बोलता है कि अगर आप मीन्स, अगर आपका सही है, अगर आपका रास्ता सही है, तो आप जो भी करोगे सही होगा, ठीक है? और जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है वो ये बोलता है कि फाइनल जो चीज है वो अगर आप सही कर रहे हो तो आप कुछ भी करो, कोई भी रास्ता अपनाओ, इट इज जस्टिफाइड, राइट? द एक्शन इज मॉरल। तो एक्शन बेस्ड, वर्च्यू बेस्ड और राइट बेस्ड। तो एंड और मीन्स का जो डियोंटोलॉजी में अगर आप देखोगे ना, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के बारे में नोट्स बनाया हुआ है, कोई एनालिसिस या डिबेट के बारे में नोट्स नहीं बनाया है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये साइकोलॉजिकल इगोइज्म, इथिकल इगोइज्म क्या होता है, यूटिलिटेरियन क्या होता है बेंथम का, फिर जीएस मिल का जो रिवीजन हुआ है यूटिलिटेरियन का, वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन गुड, ये सब बस कंसेप्ट के नोट्स हैं यहाँ पे। वो बहुत एप्लीकेशन पार्ट, डिबेट पार्ट का नोट है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे अगेन डियोंटोलॉजी में भी, तो सिमिलर यू विल फाइंड कि डियोंटोलॉजी जो ड्यूटी बेस्ड जो यहाँ चीज लिखी हुई है, अगर मैं आप देख पा रहे हो उसको, तो मैंने पूरा पढ़ा भी हुआ है, तो यहाँ पे बस कंसेप्ट को समझाया ही है बस, ठीक है?
एंड और मीन्स की जो डिबेट होती है बोथ साइड की, उसके लिए आर्गुमेंट्स बहुत ही इनके पास प्रिसाइज है नहीं नोट्स के अंदर, ठीक है। तो जब नोट्स में नहीं होंगे ना, तो वो आंसर में भी नहीं जाएंगे, ये बात समझ लो आप, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ नोट्स डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन योर आंसर। तो अगर वो नोट्स में नहीं होंगे तो वो आंसर में भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एक इंसान जिसने 4 मेंस लिख लिए, तो उसके नोट्स में ये क्यों नहीं है? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन। अगेन, अभी हमने ये समझने की कोशिश की कि कंटेंट में क्यों नहीं, कॉपी में कंटेंट अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नोट्स में नहीं था। अब नोट्स में क्यों नहीं है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट द एनालिसिस इज, राइट। इस तरीके से आपको फिर और क्लोज, मतलब एक रूट कॉज पकड़ते हो आप सामने वाले का कि कैसे वो इंप्रूव कर सकता है, राइट। तो नोट्स में क्यों नहीं है ये समझने की कोशिश करते हैं। नोट्स में क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 2 बार ऑलरेडी आ भी चुका है, उसके बाद भी नोट्स में क्यों नहीं है, ठीक है। अगर आप देखोगे कोई भी चीज अगर यूपीएससी उसको पूछ चुका है, ठीक है, कोई भी चीज अगर यूपीएससी पूछ चुका है, इट टेंड्स टू रिपीट थिंग्स। 2014 में एक बार पूछ चुका है मीन्स वर्सेस एंड वाला डिबेट, एंड और मीन्स वाला, और 2018 में भी पूछ चुका है मीन्स वर्सेस एंड वाला ये जो डिबेट है, ठीक है। 2025 में भी पूछ सकता है, ठीक। तो एक इंसान जो 4 बार मीन्स दिया है, उसके नोट्स में ये क्यों नहीं है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी लोग बहुत पुराने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, 2018, 19, 20 से तैयारी कर रहे हैं और अभी 2024, 25 आ गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले क्या होता था ना कि सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट्स बनते थे, सिलेबस के कीवर्ड्स पे नोट बना लेते थे लोग, ठीक है, और उसके बेसिस पे एग्जाम देने चले जाते थे, ठीक है। सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू नहीं देखते थे, ठीक है, पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू नहीं देखते, ये नहीं करते थे वो ये करते थे, ठीक है। अब सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स बनाया, और सिलेबस के कीवर्ड पे नोट बनाने के बाद रैंडम पीवाईक्यू सॉल्विंग कुछ कुछ कर ली, ठीक है, कहीं कहीं चेक करा लिया और आगे बढ़ गए, राइट। और आपको प्रीलिम्स क्लियर करने का नैक पता है, आप बार बार क्लियर करते जा रहे हो, मीन्स में बार बार फंस रहे हो। दिस इज व्हाट इट यूज्ड टू हैपन, ठीक है। तो जब भी आप सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स बनाओगे ना, आपको एग्जाम में हिट रेशियो 30% से ज्यादा का नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देख के अपने नोट्स बनाओगे ना, तो आपको एग्जाम में 70% के आसपास तक का हिट रेशियो मिल जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप सिलेबस को पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखते हो ना, तो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि अदरवाइज सिलेबस जो बहुत ही इम्प्लिसिट है उसके कारण आपको नहीं मिलते। इतनी बात समझ में आ रही है गाइस? इतनी बात समझ में आ रही है? यू कैन से यस और नो। प्रीति हैज सोन थम्स अप। ओके प्रीति, सेम टू यू। तो अगर, ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पे जो सिलेबस की लाइन है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एथिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स पे इन्होंने नोट्स तो बना लिए, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स पे इन्होंने नोट्स तो बना लिए, बट अगर पीवाईक्यूज के बेस पे अगर इन्होंने देखा होता है सिलेबस को, तो इनको ये पता चलता है कि नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर डिओंटोलॉजी वर्सेस टेलियोलॉजी का जो डिबेट है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसपे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। अब जो चीजें आ चुकी हैं उन पे तो नोट्स होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? उस पे आप सिर्फ पढ़ के नहीं जा सकते। एक बात ये समझने की कोशिश करो कि आप जो चीज आ चुकी ना, उसको बस आप रैंडमली पढ़ के नहीं जा सकते, थॉट प्रोसेस में नहीं रख के जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस से निकाल के कॉपी पे उतारना पड़ेगा, एक अच्छा आर्ग्यूमेंट क्राफ्ट करके कॉपी के अंदर रखना पड़ेगा उसको, तो जाके आपका आंसर प्रिसाइज होगा, राइट। अभिमन्यु, राइट, अभिनव, आई थिंक खड़े होके वो हमारा वेबिनार देख रहा है, इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हो? बैठ जाओ। तो समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, कि जब आप माइक्रो थीम्स को देखोगे ना, सॉरी, सिलेबस के पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखोगे, तो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हाईलाइट हो जाएंगे जो कि अदरवाइज सिलेबस के अंदर बहुत इम्प्लिसिट है, नहीं मिलने वाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं माइक्रो थीम वाली बुकलेट खोल लू ना, तुम देखोगे क्या कि ये जो लाइन है सिलेबस की, तो इसके अंदर अप्लाइड एथिक्स का क्वेश्चन आ रहा है। अगेन वो डायमेंशन ऑफ एथिक्स के अंदर जो है नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव, मेटा और अप्लाइड वाला पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, देखो, ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स पे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिओंटोलॉजी वर्सेस थियोलॉजी का डिबेट ये आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स के ये क्वेश्चन आ रहे हैं,
और इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ ये क्वेश्चन आए और टर्म बेस्ड क्वेश्चन कुछ आए। तो जब तो ये वाला एस्पेक्ट जो है ना, अप्लाइड एथिक्स वाला एस्पेक्ट, ठीक है, एक सेकंड क्या हुआ, हाँ, ये अप्लाइड एथिक्स और आपको ये नॉर्मेटिव एथिक्स का जो डिबेट है डिओन्टोलॉजी से थियोलॉजी, ये आपको सिलेबस के अंदर ऊपर ऊपर नहीं दिखता, जो कि एक बहुत डोमिनेंट पार्ट है इसका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछने का, राइट। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का एक बहुत डोमिनेंट पार्ट है। अगर आप देखोगे इतने सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो सिलेबस पे बस नोट्स बना के चले जाना, जो कि पहले ऐसा होता था, वो आपको वो हिट रेशियो नहीं देगा जो कि अगर आप सिलेबस को अगर पीवाईक्यूज के लेंस के थ्रू देखोगे तो वो माइक्रो थीम्स मिल जाएंगी आपको, एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या कि क्या क्या चीजें जो सिलेबस में नहीं दिख रही है, जो बहुत इम्प्लिसिट है, वो आपको यहाँ पे नजर में आ जाएगी, राइट। इतनी बात समझ में आती है तो फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। क्या रीजन था कि पहले हमने क्या पता किया कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन कॉपी क्यों नहीं है नोट्स के अंदर, ये प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। नोट्स में क्यों नहीं है, क्योंकि ढंग से सिलेबस और पीवाईक्यूज को एनालाइज नहीं किया है, और उसको एनालाइज करके हमने ऑलरेडी आपको माइक्रो थीम दे चुकी है, अगर आपके पास होगी तो और अच्छी बात है, राइट। तो अगर आप देखोगे तो सिलेबस और कीवर्ड्स के पे नोट्स बनाना और पेपर फिल कर देना और रैंडम पीवाईक्यू सॉल्विंग से नहीं होगा, आपको इन दोनों का बहुत तगड़ा यूज करना पड़ेगा, माइक्रो थीम पे आना पड़ेगा और डिमांड को प्रिसाइजली एड्रेस करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, राइट। इतनी बात समझ में आती है। तो मैं आपको कुछ एनिमेज का एग्जांपल दे देता हूँ, पहले भी मैंने दिया हुआ है तो बस पे ज्यादा टाइम नहीं मैं डालूंगा, कि नोट्स की क्वालिटी से ही कंटेंट की क्वालिटी कॉपी में बेटर होती है। अगर आप देखोगे तो अनिमेश के ये नोट्स हैं, एक टॉपिक था सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसलिए ये टॉपिक ज्यादा हाईलाइट हो गया था, राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ इसने सुप्रीम कोर्ट का कुछ लाइन लिखी हुई है कि पुलिस शुड नाइदर इंटरफेयर नॉट टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स, राइट। तो कुछ डेटा दिया हुआ है, 60% जो है 12 से 16 ईयर्स ऑफ पीपल दे आर, जो कि सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, दे आर इनटू दिस एज ग्रुप, और वो कितने लोग हैं, 60% लोग हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस इश्यूज बताया, फिजिकल सेक्सुअल मेंटल, अगर आप देखोगे एक्सक्लूजन एंड डिनायल ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक आधार, ठीक है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगेन उज्ज्वला स्कीम लिखा हुआ है। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात हुई है यहाँ पे, राइट। तो जो इसके नोट्स में है वही इसकी कॉपी में भी आ रहा है। अब ये कॉपी जो है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही उस समय न्यूज में था तो ये वो आना ही था क्वेश्चन, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो उसने लाइन लिखी थी, सिमिलर लाइन उसने यहाँ पे लाके रख दी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जो हमने इधर देखी थी लाइन, ये जो शुरू में यहाँ पे लाइन देखी थी हमने यहाँ पे, वो सिमिलर लाइन यहाँ पे आके रख दी, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे क्या, हरासमेंट जो हमने फिजिकल मेंटल और सेक्सुअल देखा था वो आ गया, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर वाला जो आधार कार्ड वगैरह था वो वाला एस्पेक्ट आ गया, उज्ज्वला स्कीम अगर आप देखोगे जो नोट में मेंशन थी वो आ गई, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो नोट्स में मेंशन थी वो आ गए। तो मोटा मोटा क्या होता है कि अगर आपके नोट्स जो हैं बेटर हैं तो वो आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, आंसर में रिफ्लेक्ट होंगे। इसलिए इसीलिए मैंने शुरू में जब वेबिनार स्टार्ट किया तो मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट बताया, नोट मेकिंग बताया और आंसर राइटिंग बताया, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि इन दोनों, ऐसा नहीं कि दोनों सेपरेट है बहुत, ये दोनों में डायरेक्ट कोरिलेशन भी है, राइट, एक डायरेक्ट कोरिलेशन भी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है तो अब हम अपने वेबिनार के नेक्स्ट फेज पे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। यस और नो गाइस, यस और नो, अदर पीपल हु हैव नॉट ओपन देयर कैमरा वो चैट में यस और नो लिख सकते हैं। ओके सर, हाउ टू मेक नोट लाइक एनिमे सर एंड सोर्स ऑफ इट, ओके डिस्कस करो सर, नोट्स कितने लेयर में बनना है, मैं बताता हूँ, अभी ये सब आएगा अभी, ठीक है। तो जस्ट स्टे ट्यून्ड, राइट। व्हाट इज द टाइम, ओके, वी हैव 30-40 मिनट्स मोर, राइट। तो हमने क्या किया ना कि मैंने देखा कि हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स कैसा लिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि सेम जो है आंसर ना मैंने भेज दिया लिखने को अपने इंटरनल स्टूडेंट्स को कि इसका आंसर लिख दो अभी, राइट। अगर आप देखोगे फॉर द सिंपल एंड ऑब्वियस रीजन वाला सेम क्वेश्चन है, तो लिख के आ भी गया मेरे पास, ठीक है। हमारा एक यूओबी का भी स्टूडेंट है, उसको भी भेज दिया हमने, तो उसको भी सिमिलर क्वेश्चन भेज दिया और मैंने फोन करके बोल दिया कि इसको लिख के भेज दो, राइट। लेट्स सी कि वो कैसा लिख रहे हैं। और लेट मी टेल यू दीज बोथ गाइज हैव नॉट रिटन एनी मेंस येट, अभी तक नहीं लिखा, कोई भी मेंस नहीं लिखा है, ठीक है। ये यूपी का है और ये हमारा स्मैश का है, क्योंकि ये स्मैश में हम वही बंदे लेते हैं जो कि या तो वेटरन है, कुछ बहुत स्मार्ट बंदे भी होते हैं जैसे आई आई टी वाले,
IIMs वाले, राइट। एंड वो बहुत सारा वर्क जो है सिलेबस कवरेज और बहुत सारी चीज खुद से बहुत कर ली होते हैं, और नाउ दे आर एट अ स्टेज कि वो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो वी टेक देम, राइट, इन स्मैश इफ दे आर लाइक क्वाइट स्मार्ट। तो uh, अगर आप देखोगे तो दोनों का आंसर मेरे पास आया, और they have written above average content. Why? Because we are training them like that, right? Because we are training them like that कि हम उनको प्रोसेस बेस्ड प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है, माइक्रो थीमेटिक प्रिपरेशन करा रहे हैं, और हमने खुद के अपने माइक्रो थीम्स के बेसिस पे एक्सपेक्टर बनाए हुए हैं। तो गिविंग देम कंटेंट, वी आर रेगुलरली मेंटरिंग देम, टेकिंग पोस्ट डिस्कशन। तो लेट्स सी, मैंने सोचा कि जरा इनको देखते हैं कैसा लिख रहे हैं ये लोग। ऐसा तो नहीं कि ये भी वैसे ही लिख दे रहे हैं या हम अच्छा कर रहे हैं कि नहीं। तो जब मैंने इनको भेजा, इनकी जो कॉपी आई, अगर आप देखोगे तो दिस गाइस हैव रिटन वेरी गुड आंसर्स, राइट। उन्होंने टाइम लिया होगा, बट दिस गाइस हैव रिटन वेरी गुड आंसर्स। तो अगर आप देखोगे डियोंटोलॉजी वर्सेस कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का डिबेट यहाँ इन्होंने हाईलाइट किया, राइट। फिर रीजन फॉर द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, अगर आप देखोगे कि एंड मीन्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, इथिकल इरोजन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म हार्म होगा। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया कि वॉयलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर के नेम पे अगर आप ह्यूमन राइट्स वॉयलेट कर रहे हो इन ऑल दीज थिंग्स, तो उससे क्या होगा, इथिकल इरोजन होगा और लॉन्ग टर्म हार्म होगा। तो वेरी डिसाइसिवली इसने अपने आर्गुमेंट को लिखा है और बहुत क्लियर आइडिया मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इधर देखोगे कि इन कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ओके सॉरी, हाँ, इन कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, तो यहां देखोगे बिकॉज इट इम्पैक्ट सोशल वैल्यूज एंड मोरालिटी, ठीक है। कैसे? A leader spreading communal hatred to win election violates constitutional morality. Just to win the election, you cannot just spread, let's say, communal hatred, right? Because it will impact the society values and morality. So this is what very decisively. तो अब मैं दो पॉइंट्स पढ़ के ना समझ में आ गया, मुझे पूरी कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी में आई डोंट नो कि यूआईडर पूरा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बट हम तो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन दो पॉइंट से समझ में आ जाता है कि यस, दे आर राइटिंग इट गुड, राइट। नाउ दूसरा एस्पेक्ट जो है, इंड में ऑल्सो जस्टिफाई मीन्स, अगर आप देखोगे फॉर इंश्योरिंग जेंडर जस्टिस, लाइक ट्रिपल तलाक का बैन करना, ठीक है, knowing that it will hurt religious sentiments, right? So this is very good point actually, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंड भी लिया हुआ है, ठीक है, स्टैंड भी लिया हुआ है। तो इंटरनल स्टूडेंट सही लिख रहे हैं, तो इस बात की हमें खुशी है। अगेन दूसरे को भी ये दिया था, उसने भी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है कि अगर आप देखोगे, अगेन इसने यहाँ पे यूटिलिटेरियन और कंसिक्वेंशियलिस्ट जो थ्योरी है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है, ठीक है। और रीजन इन कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, उसका रीजन क्या होता है? टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। अगर आप देखोगे कि हैदराबाद इनकाउंटर दो एम्ड एट सर्विंग जस्टिस बट वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर वायलेटिंग ड्यू प्रोसेस। आई थिंक यू गाइज नो द हैदराबाद वाला केस। आई थिंक फ्यू रेपिस्ट वर देयर जिसको पुलिस ने मार दिया, राइट। तो एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, दो द एंड क्या था कि जस्टिस सर्व करना चाहते थे, बट ड्यू प्रोसेस वाज नॉट फॉलो। तो रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड नहीं होगा, राइट। रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड नहीं होगा अगर आप ऐसे करोगे तो दिस गाय आल्सो हैज रिटन वेरी गुड आंसर। तो ये इतना आपको समझ में आ गया कि मैटर नहीं करता, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मैटर नहीं करता कि आपने 4 मिनट लिखा या 5 मिनट लिखा है। अगर आप प्रोसेस ओरिएंटेड हो, आपने ढंग से सिविल सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज का ढंग से एनालिसिस किया हुआ है, आपको माइक्रो थीम्स पता है, ठीक है, आपको टॉपिक्स पता है, ठीक है, टॉपिक्स के ऊपर आपने नोट्स ढंग से बनाया है, और आप आंसर लिख रहे हो, और आंसर में जो भी ब्लाइंड स्पॉट्स है आपको कोई समझा के इंप्रूव करा रहा है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपको 4 अटेम्प्ट लगेगा या 5 अटेम्प्ट लगेगा, आप पहले बार में भी अच्छा कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो ये आप समझ के चलो, ठीक है। और हमारे एक्सपेक्टर में हमने ये जो मीन्स वर्सेस एंड वाला जो टॉपिक कवर किया था, उसका एक स्क्रीनशॉट है जो आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वेबिनार, जो पहला सेक्शन था जिसमें हमने ये समझा कि क्वालिटी ऑफ नोट्स डिसाइड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इन द आंसर कॉपी, क्यू, ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ नोट्स अगर बेकार है, नोट्स बेकार हैं, तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि आपने ढंग से पीवाईक्यू प्लस सिलेबस का एनालिसिस नहीं किया हुआ है, राइट, ठीक है। तो दैट सेक्शन इज ओवर, राइट, दैट सेक्शन इज ओवर। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जो मैंने शुरू में की थी, कि हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे GS2 का सिलेबस है। क्या आप इस क्वेश्चन का टॉपिक में बताऊंगा आरटीआई, इसका टॉपिक क्या है आरटीआई, इसका क्या टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट, और स्किल डेवलपमेंट। डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट से ही डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा, नहीं तो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो मुझे ये बताना है आपको चैट में कि अगर आरटीआई टॉपिक है तो वो सिलेबस की किस लाइन से ओरिजिनेट हो रहा होगा। सिलेबस यहाँ पे मैं आपके सामने रख देता हूँ,
ठीक है, जस्ट टेक 30 सेकेंड 20 सेकेंड वॉट एवर पॉसिबल, मुझे ये बता दो कि, और जो मैंने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ उतने में ही मिल जाएगा, ठीक है। आरटीआई सिलेबस की किस लाइन से ओरिजिनेट हो रहा होगा, आप बस मुझे ना नंबर बता दो, 8 से हो रहा है, 9 से हो रहा है, 10 से हो रहा है, किससे हो रहा है। आई एम वॉचिंग द चैट, राइट। कनिष्का कह रही है 2 से हो रहा है, 2 है ही नहीं स्क्रीन में, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 18 तक है। ओके, somebody is saying 15, somebody is saying 8, somebody is saying 13, somebody is saying 15, right? Okay, so I think almost all the people are getting it right कि आरटीआई जो है सिलेबस में डायरेक्ट कहीं मेंशन नहीं है जीएस 2 के, दो जीएस 4 के सिलेबस में डायरेक्ट आरटीआई मेंशन है, बट जीएस 2 में कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टीम्स, ठीक है, विच इज वेरी गुड, ठीक है। ये हर क्वेश्चन का आपको पकड़ लेना है, ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपको याद आना, पता चल जाना चाहिए ये सिलेबस के किस पार्ट से बना है, और उस पार्ट में क्या क्या माइक्रो थीम्स है, और इस टॉपिक पे मैंने कैसे नोट्स बनाया है। इस तरह से आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी काम करेगी, राइट, क्विकली काम करेगी। दूसरा है डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड और स्किल डेवलपमेंट, ये भी जीएस 2 में हमने अगर पूछा है, तो मुझे ये बताओ सिलेबस की कौन सी लाइन से ये ओरिजिनेट होके आया हुआ होगा। गाइस यू कैन जस्ट मैसेज इन द चैट। Somebody is saying 13, somebody is saying, everybody is saying 13, somebody is saying, Mehro is saying 12, somebody is again saying 13, a lot of people, सब स्मार्ट हो गए क्या, हाँ, सब लोग माइक्रो थीम पढ़ के आए हो क्या। ओके, सो दिस issues related to development and management of social sector services relating to education, health and human resource, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर से ये क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहा है, राइट। दूसरा लेबर माइग्रेशन, ठीक है, अगेन वो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बन जाता, ठीक है, जो कोरोना के टाइम पे हो रहा था लेबर माइग्रेशन। तो जो भी आप न्यूज में पढ़ रहे हो, आप ये समझ लेना कि सिलेबस बहुत ही इम्प्लिसिट है, और कहाँ से वो ओरिजिनेट हो सकता है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। टॉपिक देखते ही पता चल जाना चाहिए कि किस पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है। दिस इज द कमांड ओवर द सिलेबस। वो सिलेबस को रटने से नहीं आएगा, सिलेबस याद होना चाहिए, वो नहीं। सिलेबस कभी भी मुझसे भी पूछोगे तो मुझे याद नहीं है पूरा, मैं लाइक पूरा पूरा बता नहीं सकता ऐसे कि एकदम 1 से शुरू किया और एकदम रट के 20 तक पहुंचा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बट मुझे क्वेश्चन पूछते मैं बता दूंगा इस पार्ट से ओरिजिनेट हुआ, ये कीवर्ड है सिलेबस का जो यहाँ से आया हुआ, तो उतना काफी है, राइट। उतना कमांड काफी है, दिमाग में आपके सब कुछ है और आप रिलेट कर पा रहे हो, तुरंत जोड़ पा रहे हो चीजों को, तो इतना काफी है, राइट। तो ये आपको एक्सरसाइज जो मैंने क्वेश्चन के साथ की ना, आप रोज जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो ना, रोज जो करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसको रिलेट लिंक करने की कोशिश करो, तब जाके सिलेबस पे कमांड बनेगा। इफ यू गाइस द बिगिनर, राइट, इफ यू गाइस द बिगिनर, सिलेबस खोल के रिलेट करने की कोशिश करो। कोचिंग वाले लिख के देते हैं कि दिस बिलोंग्स टू जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, यहां से बन के आ रहा है, राइट। तो वो तो अच्छा, अगर मान लो मैंने वुमेन का क्वेश्चन पूछ दिया होता, तो वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया होता, वुमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया होता जीएस 2 में, तो वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा होता, यहीं से हो रहा होता, ह्यूमन रिसोर्स से, राइट, गॉट इट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। ये कमांड कब आएगा, जब आप सिलेबस साथ में रखो, टॉपिक साथ में रखो और बार बार मैप करने की कोशिश करो। तो 1 डेढ़ महीना करोगे हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज अ फन एक्सरसाइज, आई थिंक सब लोगों ने ही अच्छा किया, बट सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो इट्स हार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के, अभी नोट्स मेकिंग पे चलेंगे, पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग में बताऊंगा कैसे क्या है, कुछ कुछ चीजें उसके बारे में। बट लोग मुझसे पूछे सर 1 पेजर कैसे बनाएं, राइट, 1 पेजर इज वेरी मच इन द न्यूज, इट्स अ न्यू बज, राइट, मार्केट में नया बज है, 1 पेजर बना लो, ठीक है। तो 1 पेजर क्या सिलेबस के कीवर्ड पे बनते हैं, क्या माइक्रो थीम पे बन जाएंगे, क्या स्पेसिफिक टॉपिक पे बन जाएंगे, ठीक है। 1 पेजर किस पे बनाए, क्या फंडामेंटल राइट्स पे 1 पेजर नोट बन सकता है क्या, गाइस बताओ, ये सुनो, नहीं बन सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पे नहीं बन सकता 1 पेजर, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे 1 पेजर बन सकता है क्या, ये सुनो, हाँ। तो इतनी अगर समझ आ रही है धीरे धीरे, और ये समझ अगर आपको पूरे सिलेबस के लिए है, तब तो आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, फिर आप एग्जाम निकालने के बहुत करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझना है, इसको थोड़ा और कंक्लूसिव कर लेते हैं, डिसाइसिव बना लेते हैं कि सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स नहीं बनाना होता है,
माइक्रो थीम पे भी नोट नहीं बनाना होता है, टॉपिक पकड़ पकड़ के नोट्स बनाना होता है। ठीक है, अब टॉपिक कैसे पकड़े हैं, दैट इज द गेम, उसको सीखने की कोशिश करेंगे अभी। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैंने अभी बताया ना, इतना आसान नहीं है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स पता है, एक्सेलरेशन पता है, मास निकाल लिया, ये इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारा लोचा अभी दिखाता हूँ। ठीक है, अब जैसे क्या कि पॉलिटी सिलेबस की पहली लाइन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लाइन से फंडामेंटल राइट्स पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, बट फंडामेंटल राइट्स जो है इस सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस के कीवर्ड पे सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाओगे तो क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, फंस जाओगे। और हमने जो सबसे पहला एग्जाम्पल भी देखा, एंड वर्सेस मीन्स वाला, वो टॉपिक भी सिलेबस के अंदर ऐसे मेंशन नहीं था, वो माइक्रो थीम से डिराइव होकर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस की जो पहली लाइन है वो एक सेकेंड, एसी चलने दो थोड़ा। तो यहाँ पे कहीं फंडामेंटल राइट्स मेंशन नहीं है, राइट, और फंडामेंटल राइट्स यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स यहाँ मेंशन है। तो अगर आपको पता चल गया कि सिलेबस के कीवर्ड पे बनाऊंगा सिलेबस तो फंस जाऊंगा, माइक्रो थीम पे आता हूँ। अब फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप देखोगे आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन आया हुआ है, आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक पेज में आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन बनाना, पूरा वन पेजर बनाना क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। एक पेज पे क्या आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूरा नोट्स बना लेना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अपने आप में वन वन पेजर पे नहीं हो सकते, तो इसके अंदर भी जाना पड़ेगा। अब आर्टिकल 19 के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूज में रहते हैं, जैसे सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट, अब इस पे आप वन पेजर हाफ पेजर बना सकते हो। सेडिशन, हेट स्पीच, ठीक है, ओटीटी का रेगुलेशन, वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें हो रही होती हैं, उन पे आप वन पेजर हाफ पेजर बना सकते हो। इस लेवल पे आपको आना पड़ेगा वन पेजर हाफ पेजर बनाने। ठीक है, अब आर्टिकल 21 है, ठीक है, राइट टू लाइफ, अब राइट टू प्राइवेसी पे हो सकता है क्वेश्चन आया है, उस पे वन पेजर बनेगा। राइट टू इन्वायरमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है जो कि पार्ट है किसका, राइट टू लाइफ का, उस पे वन पेजर बनेगा। ठीक है, डीएनए टेस्टिंग लॉ, उस पे वन पेजर बनेगा जो इस बार आया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि न आपका सिलेबस के कीवर्ड पे वन पेजर बनता है, न आपका माइक्रो थीम पे वन पेजर बनता है। माइक्रो थीम की एनालिसिस करने के बाद जो टॉपिक्स मिलते हैं ना, उन पे जाके वन पेजर बनता है। ठीक है, उन पे जाके वन पेजर बनता है। तो मेरे पास एक बच्चा आ गया, सर फंडामेंटल राइट्स को वन पेज में कैसे बनाएं, तो मैंने उसको बोला नहीं बन सकता। वो अब मेरे से झगड़ा करने लगा, सर आप वन पेजर, तो टॉपर्स लोग बोलते हैं वन पेजर बनता है। वो सरफेस लेवल पे बातें शुरू हो गई, मतलब जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे, तो पूरा मुझे आधी घंटा लग गया उसको समझाने में कि मैं जो बता रहा हूँ सही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ कुछ टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन हैं, कुछ कुछ कीवर्ड जो सिलेबस में मेंशन है, देखो जैसे एसएचजी, वो सिलेबस के कीवर्ड भी होते हैं, वो माइक्रो थीम भी होते हैं, और वो टॉपिक भी होते हैं। ठीक है, देखो हर जगह एसएचजी एसएचजी टॉपिक भी है। ठीक है, समझ रहे हो, तो इसीलिए जो लोग पहले सिलेबस के कीवर्ड पे नोट बनाते थे, तो हिट एंड मिस से उनका 30% 40% का हिट रेशियो मिल जाता था। लेकिन सिलेबस को डिराइव करके जब आप माइक्रो थीम निकालोगे और माइक्रो थीम में टॉपिक ढूंढ के निकालोगे, तो आपको 70% का हिट रेशियो मिल सकता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग, राइट, वो साइंटिफिकली आया हुआ है, ऐसे मजाक में हमने बस उड़ के नहीं बोल दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप देखोगे एसएचजी यहाँ पे है, एसएचजी माइक्रो थीम भी है, और एसएचजी की टॉपिक्स भी है। तो यानी कि अब एसएचजी पे ही आपको वन पेजर बनाना है। ठीक है, अब एसएचजी पे वन पेजर बनाने के लिए तुमको डायमेंशन ढूंढना पड़ेगा, क्या क्या डायमेंशन है एसएचजी पे बनाने के नोट्स। अब हो सकता है एक पेज लग जाए, हो सकता है दो पेज लग जाए, हो सकता है ढाई पेज लग जाए। ठीक है, हो सकता है आधा पेज में आधा पेज में नहीं बनेगा, बट हो सकता है कि आपका दो पेज भी लग जाए। इसमें ऐसा नहीं कि बस वन पेज में ही करना है, राइट, सारे डायमेंशन कवर करने होंगे। वो कैसे करने होंगे अभी मैं आगे आऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है, तो मैं इसको जरा समराइज करने की कोशिश करता हूँ, और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर सिलेबस का कीवर्ड जो है, लेट मी चेंज पेन, हाँ, सिलेबस का कीवर्ड अगर माइक्रो थीम से मैच नहीं करता है, तो सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स नहीं बनेगा।
ठीक है, माइक्रो थीम पे बन सकता है नहीं बन सकता चेक करेंगे। अगर टॉपिक्स जो है माइक्रो थीम के अंदर माइक्रो थीम से मैच नहीं करते तो माइक्रो थीम पे भी नोट नहीं बनेगा, आप टॉपिक लेवल पे आके नोट बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर सिलेबस का कीवर्ड माइक्रो थीम के साथ मैच कर जाए तो तुम इस पे भी बना लो चाहे इस पे बना लो, कोई मतलब नहीं है। अगर माइक्रो थीम टॉपिक के साथ भी मैच कर जाए तो तुम किसी पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जाके टॉपिक के अंदर जाके डायमेंशन ढूंढ लेना। ठीक है, डायमेंशन ढूंढ लेना। इतनी बात समझ में आई? तो वन पेजर बनाने का कंसेप्ट क्या है वो समझ में आया, किस लेवल पे वन पेजर जाके बनता है। ओके, तो ये कंफ्यूजन बहुत जरूरी थी दूर करने की। अब हम आएंगे क्या, पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग पे। ठीक है, ये 10 मिनट और लगेगा आई थिंक, and then we'll end the webinar and then I'll take your queries, right? तो पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग पे हम आते हैं। अब ये देखो कि सिलेबस की एक लाइन है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। दो हमारे पास 1950 और 1951, दो हैं हमारे पास। ठीक है, अब तुम ये देखो कि इसके ऊपर तुम नोट्स नहीं बनाओगे जाके, क्यों? क्योंकि माइक्रो थीम बहुत सारी अलग अलग हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर तुम अपने मन से इसके ऊपर कुछ भी नोट्स बना लोगे ना, वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात? नोट्स क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं हो पाएगा, बहुत प्रिसाइज नहीं हो पाएगा। फिर तुम सरफेस लेवल वाली बात, अगर क्वेश्चन आ गया तो सरफेस लेवल वाली बातें अपने आंसर में लिख दोगे और नंबर आ जाएगा 1 2 10 में। ठीक है, तो जब ये मैच नहीं कर रहा इसके साथ, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक माइक्रो थीम पे नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हर एक माइक्रो थीम्स पे हम 1 पेजर 2 पेजर बनाने का सोच सकते हैं। ठीक, अब हम माइक्रो थीम्स पे आएंगे और टॉपिक्स देखने की कोशिश करेंगे। अब ये MCC है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, यहाँ पे माइक्रो थीम भी है और यहाँ पे टॉपिक भी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि इस माइक्रो थीम पे ही नोट बना लो या टॉपिक लेके कह लो, नोट बनाने का बात एक ही है यहाँ पे। ठीक है, इस पे 1 पेजर हम बनाएंगे, राइट? इस पे 1 पेजर हम बनाएंगे। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके हमारे पास एक माइक्रो थीम है। अब इस पे तुम टॉपिक देखने की कोशिश करो, 1 नेशन 1 इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन, दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पे जाके या साइमल्टेनियस इलेक्शन पे जाके 1 पेजर बनेगा, इस पे जाके 1 पेजर बनेगा, राइट? अब एक पेज में आ रहा है या वो 1.5 पेज में आ रहा है या वो 2 पेज में आ रहा है, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, आपका कितना इंफॉर्मेशन पैक करके आप डाल रहे हो। तो ये टॉपिक्स पे नोट्स बनेंगे। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक मोशन ईवीएम से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज है उस पे 1 पेजर बनेगा, राइट? और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया है कि इलेक्शन कमीशन ने 2016 में कुछ इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रपोज किए थे, उस पे 1 पेजर बनेगा, राइट? तो इसके अंदर 3 टॉपिक्स आ गए, तीनों पे 1 पेजर बनेगा, तब जाके ये इलेक्टोरल रिफॉर्म वाली चीज आपकी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर होगी। और तब जाके सिर्फ इसका 25% जो सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस का लाइन, तब जाके कंप्लीट होगा। क्योंकि इसके अंदर चार चार है। ठीक है, अगर मैं इसको 25 25 25 दूं, तो अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म कंप्लीट करते हो तब जाके ये 25% कंप्लीट होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सिर्फ इस पे नोट्स बना लोगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 25% के आसपास ही होगा और कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर ही नहीं पाओ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 पेजर किस लेवल पे होता है, और किसी भी सिलेबस की लाइन को कंप्लीट करने के लिए आपको माइक्रो थीम पे जाना पड़ता है। किसी भी सिलेबस लाइन को कंप्लीट करने के लिए ढंग से आपको क्या चाहिए कि आप इन सारी चीजों को जो है अच्छे से कंप्लीट करें, टॉपिक लेवल पे जाके आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास ये सिलेबस था, ये रही माइक्रो थीम्स, ये रही टॉपिक डायमेंशन, इन पे आपको जाके 1 पेजर बनाते रहो, इस पे जाके सब पे 1 पेजर बना लो, तब जाके ये जाके तब कंप्लीट हो। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे एक स्टूडेंट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक 1 पेजर नोट्स बनाया हुआ है, जो आपको मैं अभी रेफरेंस के लिए दिखाऊंगा। अगर आप देखो ये रहा। ठीक है, 1 पेजर नोट्स ऑन MCC। ठीक है, तो MCC का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। ये रहा ऑब्जेक्टिव। MCC को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारा डिबेट चलता है। जब भी इलेक्शन होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लीगलाइज करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए येस और नो में दोनों साइड में आर्गुमेंट अगेंस्ट एंड आर्गुमेंट फेवर में दोनों साइड के लिए नोट्स है इसके पास। ठीक है, प्रोविजंस क्या होते हैं MCC में, रिकमेंडेशंस क्या है, और कंक्लूजन के लिए भी इसने एक यहाँ पे आर्गुमेंट लिखा हुआ है। तो दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट? और हिस्टोरिकल इवोल्यूशन भी जो है MCC का यहाँ पे इसने हमारे एक्स फैक्टर से क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। ठीक है, तो नाउ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, इस स्क्रीन पे जो भी ये नोट्स हैं MCC के लिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, ये सफिशिएंट इनफ है आपके लिए कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप
इसको इसकी इस नोट्स की मदद से क्वेश्चन को लिख सकते हो, राइट। तो जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, अगर आप देखोगे क्या आया था कि डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। तो इवोल्यूशन वाला एस्पेक्ट भी हमारे पास है, ठीक है। बट उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बस आप पीवाईक्यू वाले ही डायमेंशन को ही अपने नोट्स में डाले हुए हो। अदर डायमेंशन जो न्यूज में चलती रहती हैं, जैसे कि जो एमसीसी है उसको लीगलाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसके लिए फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन है, और एक कंक्लूजन अच्छा आप अपने नोट्स में लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से वन पेजर पीवाईक्यू बेस्ड नोट मेकिंग करनी चाहिए, कि आप सिलेबस को नहीं लोगे, सिलेबस के अंदर माइक्रो थीम को लोगे, हर एक माइक्रो थीम की टॉपिक को लोगे और टॉपिक लेवल पे जाके वन पेजर बनाओगे, तब जाके आपका सिलेबस का वो पर्टिकुलर लाइन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो पाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आती है गाइस? यस और नो? यू कैन से यस और नो इन द चैट, ओके, ठीक है। नाउ 5 मिनट्स मोर, उसके बाद विल बी कंक्लूडिंग दिस वेबिनार, राइट। तो नाउ अगर आप देखोगे, एक ये सिलेबस की एक दूसरी लाइन है, ठीक है, एसएचजी वाला है क्वेश्चन में ले रहा हूँ, ठीक है। अब एसएचजी हमारा क्या है, एक सिलेबस का कीवर्ड भी है, माइक्रो थीम भी है, और टॉपिक लेवल पे भी एसएचजी आ रहा है, ठीक है। तो एक बिगिनर एस्पिरेंट इस पे कैसे नोट्स बनाता है, एक वेटरन कैसे बनाता है, और फाइनल लेवल ऑफ नोट्स अगर रैंकर बनने के लिए कैसे होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए कैसे होने चाहिए, वो हम देखते हैं इसको, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए कैसे होनी चाहिए उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे एसएचजी पे मुझे नोट बनाना है 1 पेज या 2 पेज, ठीक। तो मैं सारे डायमेंशंस इन पीवाईक्यू से निकालने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज में मैंने डायमेंशन निकाला हुआ है कि एसएचजी के अगर नोट बनाना है तो ये डायमेंशन मेरे नोट में कवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एसएचजी का इमरजेंस से क्या स्टेट विड्रॉ कर सकता है, अगर एसएचजी का ग्रोथ हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ग्रोथ हो गया, और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन एम्पावरमेंट में, पावर्टी एलिवेशन में, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, अगर इस सब में अच्छा रोल प्ले कर रहा है तो क्या स्टेट विड्रॉ कर सकता है। तो इसके लिए फॉर एंड अगेंस्ट जो आर्गुमेंट है वो मुझे प्रिपेयर करके रखना होगा अपने नोट्स में। रोल ऑफ एसएचजी लिखना ही पड़ेगा, और मेजर्स कैसे, क्या मेजर्स ले सकते हैं टू प्रमोट द एसएचजी, ये मुझे अपने नोट्स में डालना पड़ेगा, राइट। उसके बाद क्या सोशो कल्चरल हर्डल्स फेस करता है एसएचजी, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, राइट, अपने नोट्स में डालना पड़ेगा। उसके बाद एसएचजी क्रॉस माइक्रो फाइनेंस या सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इस पे मेरा नोट्स होना चाहिए। या एसएचजी का जो रोल है, जो यहाँ लिखा था बहुत ही प्रिसाइजली, पावर्टी एलिवेशन में कैसे है, वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे है, और माल न्यूट्रिशन को कैसे डिक्रीज करता है, वो बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। तो नाउ वी हैव टू गो प्रिसाइज एंड थिंक एंड देन राइट इन आवर नोट्स, राइट। उसके बाद जो भी माइक्रो फाइनेंस यूनिट है, जो भी माइक्रो फाइनेंस यूनिट है, उनकी लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो असेसमेंट एंड स्क्रूटनी है या उसके क्या इश्यूज हैं, वो भी मेरे नोट्स में होने चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी देयर इन माय नोट्स, तब जाके मेरा नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव होगा, राइट। तो अभी देखते हैं कि अगर एक बिगिनर इस पे नोट्स बनाता है ना, वो क्या करता है, वो इंट्रोडक्शन लिखेगा, एसएचजी क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे कर रहा है, और कंक्लूड क्या। तब दिस इज वेरी बेसिक नोट्स, ठीक है। अगर आप बिगनर लेवल पे हो, स्टार्ट कर रहे प्रिपरेशन, तब तो ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो बिगनर जो है ना, वो क्या करता है कि इस तरीके से नोट्स बनाएगा, तो वो बहुत ही, अभी उनको आइडिया नहीं है, मतलब उसने माइक्रो थीम नहीं देखी, बस पढ़ रहे हैं और लिख लिया कुछ भी। वो लिखते लिखते पढ़ने की आदत होती है ना, जो 12th क्लास, सॉरी, जो बोर्ड ग्रेजुएशन से बाहर आते हैं, ठीक है, वो 2 रात में पढ़ने की आदत होती है और लिख लिख के पढ़ने की आदत होती है। तो ये सारे वो उस तरीके के नोट्स हैं। नाउ दिस इज द नोट्स ऑफ द वेटरन एस्पिरेंट, ठीक है। अब वेटरन एस्पिरेंट का नोट है, इसने भी काफी बार मेंस लिखा हुआ है, तो उसने अपने लिए एक इंट्रोडक्शन निकाल के रखा, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नेंस। तो अंदर काफी प्रिसाइज पॉइंट्स इसने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है, विच इज वेरी गुड। केस स्टडी कुछ बना के रखी हुई है, जो कि किस काम आएगी, किस काम आएगी, आंसर्स को एनरिच करने में काम आएगी, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, विच इज वेरी गुड। और क्या चैलेंजेस, सोशो इकोनॉमिक हर्डल्स, जो सोशो कल्चरल हर्डल्स जो एसएचजी फेस करता है, उसके लिए और कुछ सेकंड ईआरसी की रिकमेंडेशन दी, ठीक है। नाउ दिस इज अ नोट ऑफ अ वेटरन एस्पिरेंट, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी गिवन 4 मीन्स, आई थिंक, हाँ, वो भी 4 मीन्स दिया हुआ है, ठीक है। तो द थिंग इज कि ये जो नोट्स है ना, स्टिल नॉट सफिशिएंट। क्यों?
क्योंकि आपने पीवाईक्यू के सारे डायमेंशन यहाँ पे कवर नहीं किए हैं। ठीक, पीवाईक्यू के सारे डायमेंशन आपने कवर नहीं किए हैं, और यूपीएससी कभी भी इन डायमेंशन पे चीजों को रिपीट कर सकता है। ठीक है, रिपीट कर सकता है। यूपीएससी कैसे फ्रेम करता है क्वेश्चन, हो सकता है कि ये वाला एस्पेक्ट ले और इसको अपने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाए और इस वाले एस्पेक्ट को डिमांड 1 बना दे और डिमांड 2 कुछ और ला दे, नहीं आ, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसे भी फ्रेम करता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को 2 पार्ट में फ्रेम करेगा। डिमांड 1 जो रिपीटेड चीज है वही आ गई, और डिमांड 2 क्या, कुछ नई चीज अगर जो न्यूज में हो वो आ गई। तो इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो अगर आप सारे डायमेंशंस को कवर नहीं कर रहे हो ना, तो दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। ठीक है, और आंसर जो है फिर वापस आपका, अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें इनरिच्ड आंसर नहीं मिलेगा आपको, आप जेनरिक आंसर लिखते हुए आओगे। ठीक है, तो होना कैसे चाहिए, ये एक आपको मिलेगा नोट्स जो कि आई थिंक 1.5 पेज का है। दिस हैज एवरीथिंग जो कि पीवाईक्यूज के अंदर डायमेंशंस है, राइट। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो पहला डायमेंशन था कि क्या ग्रोथ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टेट विड्रॉ कर सकता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने क्या हेल्प किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज को पुअर तक पहुंचाने में हेल्प किया है, बट लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हेल्थ, एजुकेशन और पुलिसिंग, ये जो है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता स्टेट के रोल को। सो नाउ अगर आप देखोगे तो फॉर एंड अगेंस्ट में दोनों आर्गुमेंट हैं, और कंक्लूजन के लिए कि इनका जो रोल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है रेदर देन रिप्लेसमेंट, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की जरूरत है। दिस इज अ सजेस्टिव टोन दैट यू कैन गिव। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे कि जो लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला जो एस्पेक्ट था वो भी यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, व्हाट हैपेंड वाज, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस यूनिट जो है, माइक्रो, ठीक है, ठीक है, 10-15 लोगों का ग्रुप, जिन दे इन्वॉल्व इन सम इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और उससे कुछ कुछ इनकम जनरेट होता है जिससे पॉवर्टी एलिवेट होता है रूरल एरियाज में। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है मोस्टली वुमेन्स का ही है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, माल न्यूट्रिशन कम होता है, बढ़ता नहीं, कम होता है, कम होता है, क्यों, क्योंकि अगर आप वुमेन के हाथ में पैसा दोगे तो दे विल फीड द फैमिली प्रॉपर्ली, राइट। तो बहुत सारे फायदे देखे गए। तो व्हाट हैपेंड वाज एक्चुअली दिस माइक्रो फाइनेंस यूनिट वाज ओपेक इंटरेस्ट रेट से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है डिफॉल्ट कर देता था तो क्या करते थे, हार्ड रिकवरी मेथड, राइट, कोर्सिव पेमेंट रिकवरी मेथड, मार देना, ऐसे घर तोड़ देना, समथिंग लाइक दिस, जैसा होता आप, जैसा आप समझ सकते हो, राइट। तो ऐसा कुछ करते थे, राइट। तो ये पाया गया कि दीज नीड्स टू बी रेगुलेटेड। ठीक है, और आई थिंक मेनी पीपल हैव डन सुसाइड आल्सो एट दैट टाइम, जिसके लिए फिर ये पाया गया कि माइक्रो फाइनेंस यूनिट, अगर आप देखोगे माइक्रो फाइनेंस यूनिट है, तो देखा गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ही बहुत सारे स्टेट्स में ना रेगुलेटेड नहीं है, यही लेजिटिमाइज नहीं है। तो इनको लेजिटिमाइज करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंक्ड प्रोग्राम को लाया गया, ताकि अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप लेजिटिमेट रहेगा तो उसको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल पाएगी, और माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स जो कि ओपेक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं या हार्ड रिकवरी मेथड रखते हैं, या अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके लिए हाउ वी कैन रीशेड्यूल द पेमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वर नॉट देयर। तो उसके लिए लेजिटिमेसी और अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट और स्क्रूटनी वाला जो डायमेंशन है वो यहाँ पे कवर्ड, राइट। तो जब तक आप इस तरीके से सारी चीजों को कवर नहीं करोगे अपने नोट्स में, तब तक आपका नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि हमें सिलेबस के कीवर्ड पे नोट्स नहीं बनाना, माइक्रो थीम पे नोट्स नहीं बनाना, माइक्रो थीम से डिराइव होकर टॉपिक्स पे नोट्स बनाना है, और इस टॉपिक के सारे डायमेंशन पीवाईक्यूज में आए हुए कंप्लीट करने हैं। दिस इज आवर जॉब। तब जाके हमारी प्रिपरेशन जो है, हमारी प्रिपरेशन क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, और हमें फिर 4 मेंस 5 मेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक पहले मेंस में या दूसरे मेंस के अंदर ही एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए, राइट। सो दिस इज इट। नाउ अगर आपको ऐसा लगता है कि नो बडी इज हेल्पिंग यू, लेट्स से आसपास में ऐसा कोई नहीं है जो आपको हेल्प कर पाए, तो आप, और ये जानना चाहते हो कि आप कहाँ पे लाइक करते हो, तो आप अपना नोट्स और अपना कॉपी इस क्यूआर कोड के थ्रू हमें भेज सकते हो। ठीक है, हमारी टीम आपकी कॉपीज में, आपके नोट्स में क्लियर ब्लाइंड स्पॉट्स हाईलाइट करेगी आपको, और एक क्लियर रोड मैप देगी ताकि आप इंप्रूव कर पाओ अपने आंसर्स में। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड।